Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक प्रियदर्शी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ाई एट होम। पिछली वीडियो में मैंने क्या बताया था, तो मैंने बताया था कि रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन जो है उसका मैंने बेसिक पार्ट बताया था कि एक्चुअली रेस्पिरेशन प्रोसेस में होता क्या है। ठीक है, अब रेस्पिरेशन के टाइप्स होते हैं, दो तरीके से रेस्पिरेशन होते हैं और मैं अब उन टाइप्स को देखूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि अच्छा एक बात बताओ, जब मैं रेस्पिरेशन बता रहा था तो एक पॉइंट मैंने मेंशन करी थी कि वहां मैंने लिखा था कि मोस्ट ऑर्गेनिजम्स यूजेस ऑक्सीजन। मोस्ट मैंने लिखा था और मैंने उस वक्त भी बोला था कि ये मोस्ट जो टर्म है वो क्या दिखा रहा है कि अधिकतर करते हैं ऐसा, बट सारे के सारे नहीं करते। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन प्रोसेस को करते हैं। तो यहां पे मैंने क्या लिखा है कि इट कैन अकर। इट जो है यहां पे इट जो मैंने यूज करा है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रेस्पिरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या लिखा है मैंने कि इट कैन अकर, मतलब क्या कि रेस्पिरेशन कैन अकर ईदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो या तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकता है और या तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका यहां से क्लियर होगा, ऐसा लगता है मुझे। तो जो रेस्पिरेशन है उसके दो टाइप्स है। जो पहला टाइप है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन, इसका नाम क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और जो दूसरा टाइप है उसका नाम क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। चलो, ये दो पॉइंट्स के नाम क्लियर है आपको। पहला जो टाइप है रेस्पिरेशन का, एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो दूसरा टाइप है वो है एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब मैंने अभी यहां पे मैंने क्या बोला कि रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकता है और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हो सकता है। तो उस चीज के बेसिस पे हमने रेस्पिरेशन को दो ग्रुप में क्लासिफाई करा। तो जो पहला आया एरोबिक रेस्पिरेशन, वो क्या करेगा, तो उसमें ऑक्सीजन का यूज होगा। मतलब ऐसा रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो एक ऐसा रेस्पिरेशन है जिसको करने में ऑक्सीजन का यूज होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, तो मतलब यहां पे जो दूसरी कंडीशन लग रही थी रेस्पिरेशन की कि एक ऐसा टाइप है रेस्पिरेशन का जिसमें ऑक्सीजन का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स के नाम आपको क्लियर हैं। अभी बस मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया इस दोनों टॉपिक का, ये जो दोनों सब टाइप्स है इसका, अब मैं इसके बारे में और बताऊंगा। तो देखो अब हम चलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन पे। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन सबसे पहले जो ये हमारा टर्म है एरोबिक, इसका मतलब क्या होता है, तो मैंने क्या लिखा, विथ एयर, मतलब एयर। यहां पे एरोबिक देखो, अब एनारोबिक जो होगा, ये जो वर्ड है इसका भी कुछ मतलब होता होगा, ऐसे ही एरोबिक जो टर्म है हमारा उसका भी कुछ मतलब है और उसका मतलब क्या है, विथ एयर। ठीक है, अब जो मतलब दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है, जो हालांकि मैंने बोला भी था इसके इंट्रोडक्शन के वक्त, बट मैंने जैसा बोला है कि मैं हर एक पॉइंट्स को लिखवाऊंगा। तो यहां पे क्या है कि दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन यूजेस ऑक्सीजन। ये जो हमारी टाइप है रेस्पिरेशन की, एरोबिक रेस्पिरेशन, ये जो हमारा टाइप है ये क्या करता है, तो इस टाइप का जो रेस्पिरेशन होता है इसमें ऑक्सीजन का यूज होता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपकी क्लियर होगी, ये पॉइंट मैंने बता दिया। अब देखो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हो क्या रहा था, तो जो हमारा फूड था, ठीक है, हमारा जो फूड था ग्लूकोज, उसको बर्न करके जो है एनर्जी निकाली जाती थी। तो हम एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बोलेंगे कि देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में आप कभी एरोबिक रेस्पिरेशन को अगर ध्यान पे रखने की बात हो ना, कि अगर आपको ध्यान पे रखना है, कुछ आपको मतलब ज्यादा इसकी पॉइंट्स ध्यान पे नहीं आ रहे हैं, तो एक चीज ध्यान पे रखना कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें जो ग्लूकोज, मतलब हमारा जो फूड होता है ग्लूकोज, वो पूरी तरीके से टूटता है। ठीक है, पूरी तरीके से वो फूड जो है हमारा ग्लूकोज वो टूटता है, तो इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। इसमें जो हमारा फूड होता है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। तो ये पॉइंट आई थिंक आपका क्लियर हो गया। इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि इन इट मतलब क्या, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, दिस मोड ऑफ, सॉरी नॉट न्यूट्रिशन, इट्स रेस्पिरेशन, इन दिस मोड ऑफ रेस्पिरेशन ग्लूकोज जो है वो हमारा कंप्लीटली टूट जाएगा। ठीक है, कंप्लीटली उसका वहां पे ब्रेकडाउन हो जाता है। अब देखो ये तो बात हो गई, तो हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन में इतनी ही बातें थी, अभी और भी हैं वो मैं बताऊंगा। अब मैं आगे की बातें बताऊं उससे पहले ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसको इक्वेशन के फॉर्म में देख लो। ठीक है, तो होता क्या है कि देखो मतलब बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बने होंगे हमारे बॉडी के अंदर। तो हम क्या करेंगे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझने के लिए हम एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को लेके चलेंगे। ठीक है, हम एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को लेके चलेंगे, बाकी जितने मतलब जितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बने होंगे उन सब मॉलिक्यूल के साथ यही एक्टिविटी होगी, उनके साथ यही होगा, बट हम एक मॉलिक्यूल को लेके समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहां पे मैंने क्या लिखा कि अब और एक चीज और कि यहां पे कुछ टर्म्स आएंगे जो कि 10th क्लास में जिनके बस आपको नाम ही जानने हैं।
ठीक है, कुछ टर्म्स हैं जैसे ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल है, इनके बस आपको नाम जानने की जरूरत है। ये 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है और हम बस उन्हीं चीजों को कवर करेंगे जो सिलेबस में होगा। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला कि हम ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को लेकर समझेंगे। तो ग्लूकोज का जो हमारा एक मॉलिक्यूल था वो क्या हुआ कि सेल के साइटोप्लाज्म में, अगर ये हमारा सेल है, ठीक है, ये जो इसकी साइटोप्लाज्म है, तो इस सेल के इस साइटोप्लाज्म में एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस का नाम क्या है, उस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, उस प्रोसेस का नाम क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। और मैंने क्या बोला कि बस अभी नाम ही जानना है 10th के सिलेबस तक, आपको बस ग्लाइकोलाइसिस और ये जो क्रेब्स साइकिल, ये जो टर्म्स हैं, तो बस आपको इनके नाम जानने हैं। सिलेबस में इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये आप हायर क्लास में आपको इनसे रिलेटेड सारी बातें जानने को मिलेगी। तो हमारा जो साइटोप्लाज्म था वहां पे हुआ क्या, एक प्रोसेस हुआ जिस प्रोसेस का नाम क्या था, ग्लाइकोलाइसिस। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारा एक मॉलिक्यूल जो होता है ग्लूकोज का, वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट में बदल जाता है। ये जो पाइरुवेट है इसको हम पाइरुविक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या है मैं इसकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन यहां पे दूंगा, बट उससे पहले आप मतलब मेरे साथ इस पूरे इक्वेशन को देख लो एक बार। तो ग्लूकोज मतलब ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में क्या हो रहा था कि हमारा जो एक मॉलिक्यूल था ग्लूकोज का, ठीक है, वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड में बदल रहा था। ठीक है, चलो यहां तक की प्रोसेस क्लियर है। अब पाइरुवेट जो है हमारा, वो अब चला हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। अब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि हमारे साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी apparatus होता है, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं। तो हमारा जो पाइरुवेट है वो अब चलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा फर्दर प्रोसेस होगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस का नाम है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का नाम क्या है, क्रेब्स साइकिल। यहां पे मैंने इस चीज को लिखा है। अब ये जो क्रेब्स साइकिल प्रोसेस होता है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, ये जो हमारा क्रेब्स साइकिल प्रोसेस होता है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तो यहां से ये चीज क्लियर हो रही है। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में मैंने क्या बोला कि इन दिस मोड ऑफ रेस्पिरेशन जो है ऑक्सीजन हमारा यूज होगा। ठीक है, तो यहां पे पता चल रहा है कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन। यहां तक कुछ पता नहीं चला कि ये, अगर आपको आगे की चीजें नहीं दिखाई जाए, आपको बस यही दिखाई जाए, तो आप कभी नहीं बता पाओगे कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है या एनारोबिक रेस्पिरेशन का। यहां से आप यहां तक अगर पार्ट देखो तो आप इस पार्ट को कभी देखकर नहीं बता पाओगे कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है या फिर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है। यहां से यहां पे पता चल रहा है कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है। क्यों पता चल रहा है, ताकि मतलब क्योंकि यहां पे हमको दिख रहा है कि यहां पे ऑक्सीजन का यूज हुआ है। और मैंने यहां पे क्या लिखा था कि दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन यूजेस ऑक्सीजन। चलो, तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हुआ, एक प्रोसेस हुआ जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। और ये जो प्रोसेस होता है ये ऑक्सीजन की मदद से होता है। ठीक है, अब क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो हमारा 2 मॉलिक्यूल था पाइरुवेट का, ठीक है, वो हमारा 6 CO2 मतलब 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी में कन्वर्ट होता है। देखो हमारा एक मॉलिक्यूल जो था ग्लूकोज का वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ। अब हमारा ये जो 2 मॉलिक्यूल है पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड का, वो 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में कन्वर्ट होगा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O में कन्वर्ट होगा और 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये इसकी इक्वेशन है। अब देखो आप एक बात बोलोगे सर कि आपने बताया था पहले कि रेस्पिरेशन के वक्त जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो उस एनर्जी का यूज कहां होता है, मतलब जो एनर्जी बच जाती है उस वक्त हम इंस्टेंटली जब जो एनर्जी को यूज नहीं करते हैं उसका यूज कहां होता है, तो उसका यूज क्या कहां होता है, तो एटीपी के बनाने में, एटीपी के फॉर्मेशन में। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक ग्लूकोज से इतनी एनर्जी बनती है एरोबिक रेस्पिरेशन में कि 38 एटीपी मॉलिक्यूल उससे बनाई जा सके। समझना बात को कि हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से इतनी एनर्जी निकलती है कि हम 38 एटीपी मॉलिक्यूल बना सके। ठीक है, चलो आई होप आपकी ये पॉइंट भी क्लियर है। अब देखो मैंने क्या बोला कि मैं ये जो पाइरुवेट टर्म है इसका बस थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा, बस थोड़ी सी बात इसमें बताऊंगा और जितनी बताऊंगा वो 10 तक के लिए काफी है। ठीक है, अब ये जो हमारा पाइरुवेट है, सबसे पहले तो ये जो हमारा पाइरुवेट है इसको हम पाइरुविक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमारा पाइरुवेट है इसको हम पाइरुविक एसिड भी बोलते हैं। तो यहां पे मैंने उस चीज को लिख दिया कि पाइरुवेट ऑल्सो कॉल्ड एज पाइरुविक एसिड, दिस पाइरुवेट इज ऑल्सो कॉल्ड पाइरुविक एसिड। तो चलो आपका ये पॉइंट क्लियर।
अब जो दूसरी पॉइंट है क्या कि ये जो हमारा पाइरुवेट होता है, ठीक है, या पाइरुविक जो एसिड होता है, ये 3 कार्बन एटम कंपाउंड होता है। ये एक ऐसा कंपाउंड होता है जो 3 कार्बन एटम को कंटेन करता है। कार्बन के 3 एटम्स पाइरुवेट में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और तो मतलब कैसे पता चलेगा, तो आपको देख के पता चल जाएगा। देख लो यहां पे मैंने इस पाइरुवेट का फॉर्मूला लिख दिया, इसका फॉर्मूला ये है, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड देयर आफ्टर सिंगल बॉन्ड COOH। तो ये जो है यहां पे आप देख लो कि एक कार्बन यहां पे है, एक कार्बन यहां पे और एक कार्बन यहां पे है। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पाइरुवेट में 3 कार्बन एटम्स हैं। तो आप इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन की ओर चलूंगा। चलो, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैंने एरोबिक रेस्पिरेशन को करा, अब है एनारोबिक रेस्पिरेशन। मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि एरोबिक का जस्ट अपोजिट। इस मोड ऑफ रेस्पिरेशन में क्या होता है कि मतलब ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है, ठीक है। और ये जो टर्म है हमारा एनारोबिक, इसका मतलब क्या होता है, विदाउट एयर, ठीक है। जो एरोबिक टर्म था हमारा उसका मतलब क्या होता था, विथ एयर, और ये जो टर्म है हमारा एनारोबिक, इसका मतलब होता है विदाउट एयर। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। मैंने जो यहां पे जो दूसरी बात मैंने लिखी है कि दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन, मैंने इस चीज को बोला भी था कि ये जो टाइप है हमारा रेस्पिरेशन का, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है, इसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। ये ऑक्सीजन के बिना ही ये रेस्पिरेशन होता है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आपका। अब जो अगला है कि मतलब हमारा जो एरोबिक रेस्पिरेशन था उसमें 38 ATP, मतलब इतना एनर्जी प्रोड्यूस हो पाया था ताकि हम 38 ATP मॉलिक्यूल बना सके। बट जो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो हमारा एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। मैंने अब कितना होता है वो मैं इक्वेशन के वक्त बताऊंगा, बट यहां पे मैंने क्या लिखा है कि इन इट मच लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और हाँ, अब कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो जनरल, मतलब जो जनरल ऑर्गेनिजम्स, जनरल एग्जांपल मैं लूं तो उसमें आएंगे ईस्ट और कुछ बैक्टीरिया आएंगे जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। अब ये जो ईस्ट है और मतलब जो बैक्टीरिया है वो मतलब क्या करते हैं कि एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन से अपने एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, और उनका जो ये एनर्जी लेने का जो ये मोड है, ठीक है, उसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, ठीक है। मतलब ईस्ट, यहां पे मैंने क्या लिखा कि ईस्ट एंड बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन। हमारे ईस्ट और बैक्टीरिया जो हैं वो जो एनर्जी अपना एनारोबिक रेस्पिरेशन को करके लेते हैं, तो उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इस एनारोबिक रेस्पिरेशन का मैंने यहां पे इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करा है, पहले वो देख लो। तो वही बात कि ग्लूकोज हमारा एक मॉलिक्यूल था, ठीक है। हमारे साइटोप्लाज्म में, हमारे सेल में जो साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड होता है वहां पे उसका ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होगा और फिर 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड प्रोड्यूस होगा। आप गौर करोगे तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में यहां तक का स्टेप, जो यहां तक का जो पार्ट है हमारा रेस्पिरेशन का, वो कॉमन होगा। तो यहां तक के पार्ट को देख के आप नहीं बता सकते कि वो रेस्पिरेशन एरोबिक है या एनारोबिक है। इसके बाद जो प्रोसेस होंगे वो डिटरमाइन करेगा कि जो हमारा प्रोसेस, मतलब रेस्पिरेशन जो था हमारा, वो एरोबिक था या एनारोबिक था। अब देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन में इसके बाद क्या हुआ था कि क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस हुआ था हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। यहां पे क्या होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में होगा ये। मतलब मैं ईस्ट का अगर एग्जांपल लेके चल रहा हूं, मैंने यहाँ पे ईस्ट बेसिकली यहाँ पे मेंशन कर दिया है ईस्ट को, ठीक है। मैं पर्टिकुलरली ईस्ट का अगर एग्जांपल लेके चलूं तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ईस्ट में ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या होता है कि ये जो हमारा पाइरुवेट है ये इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो हमारा ये जो है C2H5OH, इसको इथेनॉल बोलते हैं, ठीक है, इसको हम इथेनॉल बोलते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 ATP, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि इतनी एनर्जी रिलीज होगी इससे कि 2 ATP मॉलिक्यूल बनाई जा सके। अब मैंने क्या यहां पे बोला था कि जो ईस्ट और बैक्टीरिया जो अपना एनर्जी ऑब्टेन करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन से, उसको हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। तो यहां पे मैंने क्या पे लिख दिया कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ईस्ट मतलब ईस्ट में ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये प्रोसेस होगा, ये चीजें होंगी और उसको हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपकी यहां तक की पॉइंट्स क्लियर होंगी, ठीक है। अब देखो कि ईस्ट का मैंने एनारोबिक रेस्पिरेशन का मैंने यहां पे एग्जांपल क्या दिया था, ईस्ट और सम बैक्टीरिया।
अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो कि हमारा जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो हम लोगों में भी होता है। बेसिकली हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या देखा था, मतलब उसके एग्जांपल्स में क्या देखे थे हम लोग कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो होता है ह्यूमन बींग्स में, बट कभी कभार एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो भी ह्यूमन बींग्स में हो जाता है। ठीक है, तो मैंने बस यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, मैं इसके बाद इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा। पहले मैं एक बार इस पॉइंट को पढ़ लूं, फिर मैं बताता हूं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन आवर मसल सेल्स ड्यू टू विग्रस एक्सरसाइज। हमारा जब हम बहुत मतलब विग्रस एक्सरसाइज करते हैं तो उसके कारण हमारे मसल सेल में भी जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब देखो होता क्या है कि अगर हम विग्रस एक्सरसाइज करें, ठीक है, तो हमारा ऑक्सीजन जो है वो बहुत जल्दी जल्दी यूज होगा एरोबिक रेस्पिरेशन को करने के लिए, जल्दी जल्दी यूज होगा एज कंपेयर टू हमारा ब्लड जो है वो ऑक्सीजन ला पाए। मतलब हमारा ब्लड जितनी तेजी से ऑक्सीजन ला पाएगा उससे ज्यादा तेजी से हमारा ऑक्सीजन जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज हो जाएगा अगर हम विग्रस एक्सरसाइज करें। तो उस केस में क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी आने लगती है, ठीक है, क्योंकि जो रेट होता है, मतलब जिस रेट से ब्लड हमारा ऑक्सीजन लाता है, ठीक है, उस रेट से कहीं ज्यादा मतलब तेजी से जो हमारा बॉडी है वो ऑक्सीजन को यूज कर लेता है एरोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो उस केस में होता क्या है कि ऑक्सीजन की कमी आ जाती है और जिसके कारण एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। तो अब मैं बताऊंगा कि ये कैसे होता है और इससे कैसे छुटकारा पाया जाता है। आप इन चीजों का पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे के पॉइंट्स बताता हूं। तो चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो मैंने बताया कि अब जो एनारोबिक रेस्पिरेशन था हमारा वो ह्यूमन बींग्स में भी होता है। क्यों होता है, मैंने उस पॉइंट को मेंशन करा था। अब देखो अब उसके इक्वेशन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा और जो इससे छोटी छोटी बातें हैं वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखो अब क्या होता है कि हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन अब ह्यूमंस में कैसे होता है उसको मैंने इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करा है। तो हमारा एक मॉलिक्यूल यहाँ पे फिर ले लो ग्लूकोज, फिर क्या होगा कि फिर साइटोप्लाज्म में, ठीक है, फिर साइटोप्लाज्म में ये जो हमारा ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है वो पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा एक प्रोसेस के थ्रू, जिस प्रोसेस का नाम क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, उस प्रोसेस का नाम क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस। अब ये जो हमारा पाइरुवेट है, ठीक है, ये जो हमारा पाइरुवेट है ये अब मसल टिश्यू में देखो एरोबिक रेस्पिरेशन जब कभी हमारा होता था तो पाइरुवेट कहां जाता था, माइटोकॉन्ड्रिया में। बट ये जो है हमारा ये मसल टिश्यू में ही क्या होता है कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड और 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी में कन्वर्ट होता है। कहने अब 2 एटीपी ऑफ मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी में कन्वर्ट होता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम लोगों में ह्यूमंस में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि उस एनर्जी को 2 एटीपी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करा जा सके। ठीक है, तो आई होप आपकी ये पॉइंट क्लियर होगी। अब यहां पे जो आपकी आ रही है टर्म लैक्टिक एसिड, उसको मैंने बस थोड़ा सा एलेबोरेट किया है, उसको देख लो कि, और मैंने बस उतना ही किया है जितनी आपको जरूरत है क्लास 10 तक। ठीक है, तो ये जो लैक्टिक एसिड है ये भी एक 3 कार्बन एटम कंपाउंड है, मतलब इसमें भी 3 कार्बन एटम होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपकी क्लियर, मतलब ये जो लैक्टिक एसिड होती है ये 3 कार्बन एटम से मिलके बनी हुई थी। मतलब ये एक ऐसी कंपाउंड है जो 3 कार्बन एटम से मिलके बनी हुई होती है। इस लैक्टिक एसिड को लैक्टेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लैक्टेट। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि लैक्टिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड डैश, तो आप क्या बोलोगे, लैक्टेट। तो इस पॉइंट को मैंने यहां पे लिखा कि ऑल्सो कॉल्ड लैक्टेट, ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, ऑल्सो कॉल्ड लैक्टिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड लैक्टिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड लैक्टेट। अब ये जो लैक्टिक एसिड है इसका फॉर्मूला देख लो। ठीक है, कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है फॉर्मूला के थ्रू, तो ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड COOH। यहां पे भी देखो, फिर यहां पे कार्बन एटम दिख रहा है, यहां पे कार्बन एटम दिख रहा है और यहां पे भी एक कार्बन एटम दिख रहा है। 3 कार्बन एटम, कंडीशन सेटिस्फाइड। मतलब यहां पे मैंने बोला ना कि 3 कार्बन एटम होंगे, तो यहां पे हो रहे हैं। ठीक है, आप यहां से भी चीज को वेरीफाई कर सकते हो। अब देखो यहां पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अब ये जो लैक्टिक एसिड है, मतलब ये अगर हमारे मसल टिश्यू में अगर लार्ज अमाउंट में अगर एक्यूमुलेशन इसका हो जाता है, अगर ये लार्ज अमाउंट में जमा हो जाती है तो हमें क्रैम्प्स आएंगे। कभी कभी बोलते हैं ना, ओ मेरा लिगामेंट खिंच गया है, क्रैम्प आ गया है। ठीक है, मेरे लेग में क्रैम्प आ गया है।
तो वो मस्कुलर क्रैम्प होता है। ठीक है, अब ये क्रैम्प जो टर्म है, पहले एक दफा इस पॉइंट को फिर से देख लो कि एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल सेल्स कॉजेज मस्कुलर क्रैम्प। लैक्टिक एसिड का जो एक्यूमुलेशन हो जाता है हमारे मसल सेल्स में, वो मस्कुलर क्रैम्प मतलब उसके कारण मस्कुलर क्रैम्प होता है। ठीक है, अब ये जो क्रैम्प टर्म है, ये क्रैम्प का मतलब क्या होता है? द पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द, मतलब द पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। मस्कुलर क्रैम्प जो है यहाँ पे, इस क्रैम्प का मतलब क्या है? द पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। हमारे मसल का जो पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन जो हो जाता है उसको हम क्रैम्प बोलते हैं। आप इसको डे टू डे लैंग्वेज में सुने होंगे कि यार क्रैम्प आ गया है पैर में, मैं नहीं खेल सकता, या क्रैम्प आ गया है मैं नहीं चल सकता। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है। अब देखो, अब जो ये मस्कुलर क्रैम्प आई, ठीक है, ये जो हमारी मस्कुलर क्रैम्प आई, इससे आप रिलीफ कैसे पा सकते हो? तो अगर आप हॉट वाटर बाथ लो या अगर मसाज करवाओ जहां पे क्रैम्प आई है, तो आपको इस मस्कुलर क्रैम्प से, आपको इस क्रैम्प से रिलीफ मिल जाएगी। मैंने उसी पॉइंट को यहां पे लिखा है कि वी कैन गेट रिलीफ फ्रॉम मस्कुलर क्रैम्प बाय टेकिंग हॉट वाटर बाथ और अ मसाज। ठीक है, आपकी ये पॉइंट भी क्लियर हो गई। अब देखो होता क्या है, एक बार ध्यान से सुनो कि हमारी मस्कुलर क्रैम्प आई, मतलब किसी पार्ट में मस्कुलर क्रैम्प आ गई। ठीक है, अब वहां पे जब आप क्या करवाओगे, अगर हॉट वाटर बाथ लेते हो या फिर मसाज लेते हो, तो ये जो हॉट वाटर बाथ या मसाज आप लोगे तो वो क्या करेगा? वो ऑक्सीजन के सप्लाई को वहां तक बढ़ा देगा। ठीक है, वो हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन के सप्लाई को फैसिलिटेट कर देता है, और जिसके कारण, और मतलब वो ऑक्सीजन आके क्या करता है, जो एक्यूमुलेटेड लैक्टिक एसिड होता है वो उसको ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया बात। अब देखो कि हमारे जो बेसिक पॉइंट्स थे इसके वो हो चुके हैं। अब एक और बात कि जब मैं इससे पहले एनारोबिक रेस्पिरेशन बता रहा था ईस्ट वाले के केस में, तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, वो साइटोप्लाज्म में ही होता है। अब देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था कि यहां तक का पार्ट साइटोप्लाज्म में हो रहा था, और उसके बाद वाला पार्ट जो हो रहा था हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन का, वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में, जब मैंने ईस्ट ऑफ बैक्टीरिया वाला एग्जांपल दिया था, जब उसका मैंने इक्वेशन बनाया था, तो उसकी जितनी भी प्रोसेस हो रही थी वो सारी की सारी आपकी साइटोप्लाज्म में ही होगी। ठीक है, और जब ह्यूमंस की अगर हम बात करें, अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है, और उसके बाद बाकी का जो प्रोसेस होता है, मतलब पाइरुवेट का जो कन्वर्जन होता है, इसमें ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? तो ये मस्कुलर टिश्यू में होता है। आई होप आपको चीजें क्लियर हैं। आप इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन करो। फिर एक मैं बेसिक इसका डिफरेंस मैं दूंगा एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन का। चलो, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैंने क्या बोला कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का बेसिक डिफरेंस मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे मैंने बेसिक डिफरेंस बताए हैं, 4 पॉइंट्स में मैंने बताए हैं। ठीक है, आप इसके एग्जांपल्स लिख के इसके 5 पॉइंट्स आप बना सकते हो। देखो, तो ये जो पहला पॉइंट लिखा है मैंने एरोबिक रेस्पिरेशन का, क्या लिखा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये जो रेस्पिरेशन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। और वहीं दूसरी तरफ मैंने क्या लिखा है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। पहला पॉइंट क्लियर है, हो जाना चाहिए। अब दूसरी पॉइंट देखो कि कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो हमारा फूड, मतलब जो हमारा ग्लूकोज था, उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, वो पूरी तरीके से टूटता है, पूरी तरीके से यूटिलाइज होता है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। एनारोबिक रेस्पिरेशन में कभी जो हमारा फूड, मतलब ये कह लो कि ग्लूकोज जो है उसका कभी भी कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है, मतलब उसका कंप्लीट यूटिलाइजेशन नहीं होता है, वो पूरी तरीके से नहीं टूटता है। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है कि इसमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है, मतलब इसमें काफी अच्छा खासा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने क्या देखा था, कितना प्रोड्यूस होता है? इतना एनर्जी प्रोड्यूस होता है कि उसको 38 एटीपी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ मच लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। एनारोबिक रेस्पिरेशन में मच लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। हमने क्या देखा था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में बोथ इन द केस ऑफ ईस्ट प्लांट एंड इन द ह्यूमन बींग्स कितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है? तो इतना एनर्जी प्रोड्यूस होता है जिसको हम 2 एटीपी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपकी ये पॉइंट भी क्लियर है। ठीक है, अब देखो
मैंने जो यहाँ पे लिखा है लास्ट पॉइंट, जो कि फोर्थ पॉइंट है मेरा, तो मैंने क्या लिखा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो हमारा एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, दैट इज वाटर। और एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एंड प्रोडक्ट हम दो केसेस में लेंगे। पहला केस कौन सा, प्लांट वाला, जैसा कि मैंने ईस्ट का एग्जांपल लिया था। दूसरा केस कौन सा, एनिमल वाला, जो मैंने ह्यूमन का एग्जांपल लिया था जिस केस में। तो प्लांट के केस में, या ये कह लो कि ईस्ट के केस में, हमने क्या देखा था कि एंड प्रोडक्ट क्या क्या आएंगे, तो इथेनॉल आएगा और CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये एंड प्रोडक्ट्स आएंगे प्लांट के केस में। अब दूसरी तरफ मतलब एनिमल के केस में, फॉर एग्जांपल जो मैंने बताया था ह्यूमन बीइंग के थ्रू, उसमें क्या होगा कि उसमें इन प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा, उसमें हमारा इन प्रोडक्ट आएगा लैक्टिक एसिड। एक और बात मैंने बताया कि जनरली ईस्ट में या फिर कुछ और बैक्टीरिया में जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। फिर मैंने बताया कि ह्यूमन बींग्स में भी होता है। तो ऐसा मत समझना कि बस ह्यूमन बींग्स में भी होता है, और कई सारे एनिमल्स हैं जिनमें ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है एज इन द एनिमल्स। फॉर एग्जांपल अगर आप और एनिमल्स की बात करो तो वो लेपर्ड, लायन, टाइगर, ये सारे आ जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक था एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। अब अगली जो वीडियो होगी उसमें हम मतलब रेस्पिरेशन को प्लांट्स और एनिमल्स में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।